हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की चौथी टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं। 3 सीरीज आपको मिल चुकी हैं, चौथी है। 25 क्वेश्चन इसमें होंगे, साथ ही इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा दिया जाएगा, सोल्यूशन भी होगा। और जिन लोगों ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि जो ये सीरीज है, जैसे पहले आपको मिलती थी ग्रुप में 100 क्वेश्चन की, तो अब इसको जो है ये वीकली वाइज कर दिया गया है और इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें व्याख्या भी होगी। पहले आपको व्याख्या नहीं मिलती थी, तो सभी लोग इसी सीरीज को हल करेंगे ना। चूंकि अब वो सिर्फ प्रश्न देने का कोई मतलब नहीं है, अब चूंकि आपको प्रॉपर लगातार व्याख्या के साथ ये पूरी कंप्लीट सीरीज उपलब्ध होगी, इसीलिए इसको जितने भी व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर कर दिया जाता है। ठीक, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है, तो सभी लोग इसी सीरीज को हल करेंगे। और वो पीडीएफ वाली जो सीरीज थी उसको कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगी। जो पुराने कुछ पेपर हैं या पुराने कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम अपडेट करेंगे और आपको सोल्यूशन भी उपलब्ध कराएंगे। बस हमारा जो फोकस है, मेन फोकस है, वो करंट अफेयर्स पर इसलिए है क्योंकि करंट के प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कि मिनिमम 20 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, पर ये 22, 25 या 28 भी हो सकते हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या फिर वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो या फिर भी एपीएस का आने वाला है ना, या हाई कोर्ट का आपका आरओ है। तो इन सब में ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से हल करें, इसकी रिवीजन भी बीच बीच में करते रहें ताकि आप भूल ना जाएं। खाली आप सुनते ही रहें, जैसे मैं बोलता हूँ आप खाली बस इसको ऑन करके रख दें, यूट्यूब पर लगा लें अपना वीडियो और उसको सुनते रहें। कुछ भी आप काम कर रहे हैं उस समय इसको आप सुन सकते हैं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो वो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया इस नंबर के माध्यम से, जो ये नंबर दिया है स्क्रीन पर 6393350769, ठीक है। तो इस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आरओ की टेस्ट सीरीज, पीसीएस की टेस्ट सीरीज और आरओ पीसीएस हाई कोर्ट आरओ के नोट्स वगैरह, जीएस के, हिंदी के, ये सब कुछ आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप लोग इस नंबर पर नोट्स लिख करके या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी, ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है? 2024, 2047, 2022 या फिर 2055? बताइए कब तक का लक्ष्य रखा है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 2047। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में 2047 तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। 2047 में भारत की स्वतंत्रता के भी 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। आपको पता है कि 1947 में ये हमको आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी हमारे देश को अंग्रेज़ों से। तो 2047 में ये आज़ादी के भी 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और जो आत्मनिर्भर भारत, जो ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया है, वो भी 2047 तक पूरा होने की संभावना है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से कब तक मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2023, 2024 या फिर 2025? बताइए कब तक लक्ष्य रखा है सिंगल यूज प्लास्टिक। भैया आपको बताएंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है, और आंसर इसका है 2022 तक। तो भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ऐसा प्लास्टिक जिसका उपयोग हम केवल एक बार ही करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि आप मार्केट में कुछ भी लेने जाते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जो आपको प्लास्टिक दुकानदार देता है और उसको आप यूज घर पर लाते हैं, सामान आपने निकाल लिया, फिर उसको आप डस्टबिन में या कूड़े में फेंक देते हैं। जो वो एक बार यूज हुई, दोबारा उसको आप यूज नहीं करते हैं, तो ऐसी प्लास्टिक को हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। साधारण भाषा में इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। फिलहाल देश में 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन बैग का प्रयोग प्रतिबंधित है। यानी जिसकी मोटाई, जिस प्लास्टिक की मोटाई 50 माइक्रोन से कम होगी तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आप देख रहे हैं कि कहाँ ये व्यवहार में कहाँ लागू हो रहा है, सब यूज हो रहा है। हर कोई सब्जी वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे फल वाला, हर कोई व्यक्ति का प्लास्टिक का यूज कर रहा है। लेकिन ये अभी फिलहाल प्रतिबंधित है
और आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है दुकानों पर छापा भी पड़ता है और मतलब पकड़े जाते लोग, जुर्माना लगता है, ठीक यही चीज़ है। तो सरकार ने 2022 तक इसको पूरी तरह से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अब देखते हैं कि ये लक्ष्य कितना प्राप्त होता है, कितना सक्सेस होता है, आने वाला समय बताएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने कब तक के लिए मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? यानी कि भारत कब तक मलेरिया से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा? 2022, 2030, 2025 या फिर 2035? आंसर आपका हो जाएगा 2030। भारत में मलेरिया को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए सरकार ने मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2016-2030 शुरू की है। यानी कि एक रूपरेखा, एक आउटलाइन बनाई, एक गाइडलाइन बनाई है 2016 से 2030 तक। ये 2016 से प्रारंभ हुआ था इस पर काम कि मलेरिया को ख़त्म किया जाए, और ये 2030 तक पूरी तरह से इसको ख़त्म करने की, समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। लक्ष्य 2027 तक देश में शून्य स्वदेशी मामलों को प्राप्त करना और 2030 तक उन्मूलन को बनाए रखना। यानी कि उद्देश्य ये कि 2027 तक हमारे देश में बिल्कुल शून्य, यानी कि कोई भी मामला ना हो, और 2030 तक पूरी तरीके से, यानी कि 100% मलेरिया का देश से उन्मूलन हो जाए, ये लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है? अभी आप लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं तो इसमें 10% जो इथेनॉल है, पहले 5% था, अब आपका जो है इथेनॉल 10% यूज होता है। यानी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें 900 ml यानी कि 900 ml तो पेट्रोल रहता है, और जो 100 ml है वो आपका रहता है इथेनॉल। तो ये 90-10 का रेशियो फिलहाल चल रहा है, लेकिन ये बढ़ाने का कुछ लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, और ये आपका 20%। आधिकारिक सूचना के अनुसार भारत सरकार ने महंगे तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। अब इसका लक्ष्य क्या है, मतलब उद्देश्य क्या हमारे पूरे होंगे? एक तो हमारी जो तेल पर, यानी जो हमारा क्रूड ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, तो वो हमारा इंपोर्ट कम होगा। दूसरी चीज़ ये है, यानी हमारी इकोनॉमी बचेगी। दूसरा ये है कि जो इथेनॉल है वो प्रदूषण कम करता है ना, और गाड़ियों के इंजन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, तो ये भी हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके सरकार इसको बढ़ा रही है। अब एकदम क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्योंकि अभी हमारे देश में एथेनॉल प्रोडक्शन की इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए इसको धीरे धीरे करके, जैसे जैसे एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारतीय रेलवे को कब तक जीरो कार्बन एमिटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2024, 2030, 2027 या फिर 2028? जीरो कार्बन एमिटर का मतलब है जो रेलवे चलता है तो उससे जो भी कार्बन का उत्सर्जन होता है, जैसे आपने देखा डीजल वाली रेलगाड़ी चलती हैं, कोयले वाली तो बंद ही हो गई हैं, डीजल वाली बची हुई हैं, तो जब डीजल जलता है धुआं उड़ता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। या जो एसी गाड़ी से शताब्दी हो गया, राजधानी हो गया, यहाँ पर आपने देखा कि जनरेटर लगे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी डीजल का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए कब तक, यानी कि जीरो कार्बन, कोई भी कार्बन का उत्सर्जन ना हो, तो ये लक्ष्य आपका रखा गया है 2030 तक। रेलवे ने ब्रॉड गेज के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवीकरणीय स्रोतों पर स्विच करने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनकर पूरी तरह से हरित होने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो भी हमारे नवीकरणीय स्रोत हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऊर्जा का उत्पादन करके और पूरी तरीके से रेलवे को कार्बन मुक्त बनाया जाएगा। यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, और पूरी तरीके से जो रेलवे हमारा ये हरित हो जाएगा। हरित रेलवे इसको हम फिर कहेंगे, अभी तो नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने कब तक हर परिवार को बिजली और एलपीजी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? 2022, 2025, 2023 या फिर 2027?
बताइए, यानी कि हर परिवार को बिजली और एलपीजी। अभी आपने देखा होगा, हालांकि गांव में बिजली पहुंच गई है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी पहुंच रहा है, लेकिन यानी कि कुछ लोग अभी नहीं भरवाते हैं या कुछ लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है। और अभी भी कुछ ऐसे, मुझे लगता है कुछ ऐसे गाँव हो सकता है कि जहाँ पर प्रॉपर तरीके से बिजली के कनेक्शन या बिजली की जो लाइन है वो वहाँ पर ना पहुँची हो। अब जब नहीं पहुँची तभी तो सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा है। तो ये आपका लक्ष्य 2022 तक भारत ने हर परिवार को बिजली और एलपीजी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी एवं सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जो उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट की थी, तो वो अभी चल रही है ना, तो उसके तहत एलपीजी लोगों को मिल रही है। सौभाग्य योजना शुरू की थी, वो गांव में जो विद्युतीकरण हो रहा है, बिजली पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को ही सौभाग्य योजना कहते हैं, यानी सौभाग्य का जो बड़ा नाम है वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। शॉर्ट में कह लें तो इसको सौभाग्य योजना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्य आपका 2022 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने कब तक दूध प्रसंस्करण की क्षमता को दोगुना करने की संभावना जताई है? यानी जो हमारा मिल्क प्रोसेसिंग होता है, तो उसकी जो हमारी क्षमता है अभी, प्रोसेसिंग मतलब कि इससे दूध को उसको जब दूध गांव से लाते हैं डेयरी में इकट्ठा करते हैं, फिर उसका मतलब कई तरीके से उसको प्रसंस्करण किया जाता है कि मतलब उसको जैसे आप जो अभी आप पैकेट में जो आपका दूध आपका अमूल का आता है, नमस्ते इंडिया आता है, ज्ञान का आता है, सब आप देखते हैं ना, ये क्या है, ये प्रोसेसिंग किया हुआ दूध आता है। यानी पहले वो आपका गांव से देहात से डेयरी पर आता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, उसको मतलब जो भी ठंडा गर्म करके, ताकि उसकी जो रुकने की क्षमता है, मतलब खराब जल्दी ना हो, तो उसको प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद वो आप तक डिलीवर पहुंच किया जाता है। ठीक है, यानी जो पैकेट वाला दूध है वो आपका ये नहीं मतलब कि आज ही का है, वो कम से कम ये 2 या 3 दिन पहले का होता है। मतलब वो प्रोसेस्ड मिल्क है, उसमें आपने देखा भी होगा, उसमें हर चीज़ का लिखा होता है कि फैट इतना है और एसएनएफ इतना, मतलब हर चीज़ की उसमें वैल्यू लिखी होती है, तो वो प्रोसेस्ड मिल्क है। तो अभी जो हमारी क्षमता है वो कम है, तो इसको दोगुना करने की संभावना आपकी बनेगी कब तक? 2025 तक। 2025 तक भारत ने दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना जताई है। दूध का शीतलन या अवशीतलन, कूलिंग या चिलिंग कह लें, दूध का तोलन, दूध का पूर्वतापन इत्यादि दूध प्रसंस्करण की विधियां हैं। यानी कि जो फूड जो मिल्क प्रोसेस किया जाता है उसको मतलब कि खराब होने से बचाते हैं, तो इन तरीकों से कर सकते हैं हम लोग। यानी जो डेयरी होती है वहाँ पर इसी तरीके से किया जाता है। उत्पादन के तुरंत बाद दूध को ठंडा कर लेना चाहिए, अन्यथा दूध संयंत्र में पहुँचने तक अम्लीय हो जाता है। यानी कि जो दूध निकाला तो उसको सबसे पहले ठंडा किया जाता है, नहीं तो मतलब उसमें क्या है, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और दूध फट जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कि दूध जो है कभी कभी फट जाता, तो क्या होता है ना कि वो मतलब कि मान लो गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है और दूध आपने ठंडा फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रहने दिया, तो क्या होता है उसमें एसिड ज़्यादा बन जाता है, इसी वजह से दूध फट जाता है। इसलिए आपने देखा कि दुकानदार हमेशा दूध को फ्रिज में रखते हैं। ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। ये आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2022 तक, 2023, 2024 या फिर 2025 तक जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, तो उसमें जो अभी चल रहा है क्षेत्रीय, इसे मतलब हमारी जीडीपी में जो विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% है, उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 25% तक करना है। कब तक करना है? ये आपको करना है 2022 तक। तो भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% से बढ़ाकर 25% तक करने का लक्ष्य 2022 तक निर्धारित किया गया है। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में जीडीपी का 17% हिस्सा विनिर्माण पर व्यय होता है। देखिए, विनिर्माण का मतलब ये था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 शब्द हैं, इनका दोनों का मतलब समझिए। एक होता है निर्माण और एक होता है विनिर्माण। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज़ को मूल रूप से निर्मित करना,
और विनिर्माण का मतलब ये होता है कि कुछ बनी बनाई चीज़ें आपको मिल गई और आपने उसको जोड़ दिया और एक कुछ नई चीज़ बना दी। सपोज एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे आपने बाइक देखी है, ठीक है। अब बाइक क्या है? बाइक एक पूरी चलती हुई बाइक है, पूरा एक जो है एक वस्तु है। और अब ये बाइक बनी कैसे होगी? तो बाइक बनी ऐसे होगी कि किसी ने टायर बनाया होगा, किसी ने उसका इंजन बनाया होगा, किसी ने क्लिच बनाया होगा, किसी ने सीट बनाई होगी, किसी ने कुछ बनाया होगा। तो ये जो इसे टायर बन रहा है, सीट बन रही है, क्लिच बन रहा है, उसके वायर बन रहे हैं, इंजन बन रहा है, ठीक है, रिम बन रहा है, तो ये सब क्या है? ये निर्माण हो रहा है। तो ये निर्माण हर अलग अलग कंपनी करती है। टायर बनाने वाली कंपनी अलग है, इंजन बनाने वाली कंपनी अलग है। तो ये क्या कर रही है? इन जो कंपनी टायर बना रही है वो टायर का निर्माण कर रही है। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा एक साथ किया जाएगा और वो काम जो कंपनी करेगी तो वो कहा जाएगा विनिर्माण। यानी कि जो भी टायर, इंजन और पाइप और ये सारी चीज़ों को मिला करके, क्लिच विच को मिला करके, जोड़ करके जिस कंपनी ने बाइक बनाई है या साइकिल का निर्माण किया है उसे कहा जाएगा विनिर्माण। यानी कि निर्मित हुई चीज़ों से जोड़ करके एक नई चीज़ बना देना, वो आता है आपका निर्माण के विनिर्माण के अंतर्गत, ठीक है। तो निर्माण और विनिर्माण में आप अंतर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? 2025, 2026, 2027 या फिर 2028 तक? बताइए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? और ये लक्ष्य आपका 2025 तक है। तो भारत ने 2025 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर फिर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 तक। तीसरे, हाँ ये देखिए 2025 तक का रखा है। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दोस्तों, यहाँ पर जो व्याख्या आप देख रहे हैं, इस व्याख्या में थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है, इसको लग रहा है सही से चेक नहीं किया गया है। तो इस व्याख्या को अभी फ़िलहाल इसको हम कैंसिल मान लेते हैं। इस पर हम क्रॉस लगा दिए इस तरीके से, और इसका हम आपको क्लैरिफिकेशन देंगे कि ये थोड़ा सा देखिए, प्रश्न तो ठीक है लेकिन व्याख्या में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन लग रही है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, ये व्याख्या आप लोग ना पढ़िएगा, ठीक है। और इसका हम आपको अगली वाली वीडियो में पूरा जस्टिफिकेशन देंगे कि यहाँ पर जो व्याख्या इसकी क्या होनी चाहिए। ये दो डेट थोड़ा सा ये मिसमैच कर रहा है, और पाँचवीं ये तीसरी का ये जो चक्कर है ना, ये थोड़ा सा, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, इसको आप यहाँ पर ना पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत में किस वर्ष तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2020, 2030, 2040 या फिर 2050? तो अभी जो इलेक्ट्रिक वाहन आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका 2030 तक है। भारत ने 2030 तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा में सहायक होता है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला को भारत में परिचालन शुरू करने की अनुमति दी है। यानी जो अमेरिका की कंपनी है टेस्ला, जो भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो बनाती है, तो उसको सरकार ने, भारत सरकार ने अनुमति दे दी है कि वो भारत में आकर के व्यापार कर सकती है और वाहनों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जगह आप इलेक्ट्रिक समझिएगा। जो इलेक्ट्रिक वाहन, जो बिजली से चलने वाले वाहन है, वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि मतलब वहाँ पर कभी टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, या जो चेक करने वाला बंदा था उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ह्यूमन एरर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक आध प्रश्न में। बाकी ऐसा आप मत समझिए कि इसमें कुछ भी ऐसी गलती है। और जो भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट करिए, उसको पूरा क्लियर किया जाएगा। एक एक शब्द को, एक एक चीज़ को, एक एक डेट को आपको बिल्कुल क्लियर करके दिया जाएगा अगर आपको ऐसा कुछ डाउट लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने किस वर्ष तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2030, 2040, 2020 या फिर 2010? और इसका आंसर आपका हो जाएगा 2030 तक। तो भारत ने 2030 तक HIV एड्स को
खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2016 में यूएनओ की उच्च स्तरीय सभा में भारत ने एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में प्रस्तुत करते हुए अगले 5 सालों में इसके संबंध में तेज कार्यवाही करने में 2030 तक समाप्त करने का वचन दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दुआरे सरकार योजना किस राज्य सरकार की है? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब या फिर केरल? आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। द्वारे सरकार योजना पश्चिम बंगाल की है, जिसके तहत सरकारी सेवा घर तक पहुंचाई जाएगी, यानी जो भी सरकारी सेवाएं हैं वो आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा द्वारे योजना के तहत। 13 क्वेश्चन, एम्बे इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मीराबाई चानू, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर या फिर कोई नहीं? आंसर आपका हो जाएगा मीराबाई चानू। तो एम्बे ने हाल ही में जो मीराबाई चानू हैं, जो कि मशहूर भारतीय वेटलिफ्टर हैं, और इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में। और इनका पूरा नाम क्या है? साइखोम मीराबाई चानू। कहाँ की रहने वाली हैं? ये मणिपुर की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल, नॉर्वे, स्वीडन या फिर अरब? आंसर आपका इजराइल है। इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। इसाक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति ये 11वें राष्ट्रपति होंगे और ये बेंजामिन नेताहू का स्थान लेंगे। यानी कि जो इसाक हर्जोग हैं ये इजराइल के 11वें क्रम के राष्ट्रपति होंगे, और ये जो वर्तमान में हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनका ये स्थान ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? थॉमस डेनेरबी, अवनिका, अरमान या फिर अभिनव? आंसर आपका हो जाएगा थॉमस डेनेरबी। तो इनको अभी महिला फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। और थॉमस डेनेरबी ये स्वीडन के रहने वाले हैं। इससे पहले भारतीय अंडर 17 महिला विश्व कप टीम के ये प्रभारी भी थे। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया है। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। तो कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं, आप बताइए। और इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। जान लेते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो 2021 हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया था। इसका मुख्य विषय था सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में टेरी कहते हैं, द्वारा आयोजित है 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। मतलब होगी क्या, हो चुकी 10 फरवरी को ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए किया जाएगा। यूनिकोड वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। ये दूसरा कथन था। तो कौन से सही है, कौन से गलत हैं? इसके कोई भी कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। तो ये भारत सरकार ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी को 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। इस यूनिकोड का उपयोग राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए किया जाएगा। भूमि के लिए यूनिकोड संख्या में 16 अंक होंगे। पहले 6 अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित होते हैं। अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान निर्धारित करते हैं। 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजनों की संख्या होगी। अंत में 2 अंकों में श्रेणी के संबंध में इसका पूरा विवरण दिया जाएगा। ये पूरा यूनिकोड हो जो यूपी सरकार ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना भारत में किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। दूसरा है, यह योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी।
तो बताइए कौन से कथन सही कौन से गलत हैं। इसके दोनों कथन सही हैं। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जान लेते इसके बारे में, क्या ये बीमा योजना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में इस वर्ष बजटीय राशि में लगभग 305 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। प्रमुख फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, यानी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी। यह योजना भारत में किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की, यानी कि किसान एक प्रीमियम जमा करेगा बहुत ही मिनिमम, और जो भी उस फसल का नुकसान वगैरह हो गया अगर किसी भी तरीके से, तो उसको मुआवजा भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में चर्चा में रहा चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का संबंध किस राज्य से है। असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। इसका संबंध असम से है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में ये शामिल हुई थी, तो ये असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में सीआरपीएफ के तहत उठाया गया था। हाल ही में इसमें महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया है। तो बताइए कौन से कथन सही कौन से गलत हैं, और इसके आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, या आप व्याख्या देख सकते हैं। पूरी कमांडो जो जिसको हम कोबरा कहते हैं, तो इसके बारे में आप व्याख्या पूरी ये पढ़ सकते हैं। इसमें जो महिलाओं को शामिल करने की बात चल रही है इससे संबंधित ये है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, H1B वीज़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं। H1 वीज़ा यह अमेरिका जारी करता है। H1 वीज़ा एक अप्रवासी वीज़ा है, यानी कि तो पहला कथन ये अमेरिका जारी करता है, दूसरा अप्रवासी वीज़ा है। तो इसके आपके केवल एक कथन आपका सही होगा। H1B वीज़ा के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा समझ लीजिए कि H1 वीज़ा क्या होता है। बाकी हमने एक बार H1 वीज़ा पर एक वीडियो भी बनाया था, तो वहाँ पर जाके हमारे वीडियो भी देख सकते हैं इस पर एक पूरा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। योजना केवल उन महिलाओं को लक्षित करती है जो अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं, और इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। ये है पूरा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में डिटेल कि ये क्या है और कितने किसको राशि दी जाती है, कितने लोग शामिल हैं, ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। चाहे तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं भविष्य में रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना विकसित की जाएगी। भूतापीय हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, जम्मू में या फिर लद्दाख में, और आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख में। तो ये पहली भूतापी बिजली परियोजना क्या है। देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव, यह जगह है पूगा गांव में लगाई जाएगी। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भूतापी ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में की है। प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। ये पूरा डिटेल है इस योजना का, जो भूतापी बिजली परियोजना लद्दाख में प्रारंभ की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24, कृत्रिम ऊर्जा द्वीप परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार की पहल है। इसके तहत हिंद महासागर में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जाएगा। आंसर देख लेते हैं, और इसके न तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्या है कृत्रिम ऊर्जा द्वीप परियोजना, क्या इसके बारे में जानते हैं हम लोग। हाल ही में डेनमार्क ने हरित ऊर्जा को अपनाने के प्रयासों के तहत उत्तरी सागर में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है। यह ऊर्जा द्वीप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो आसपास के अपतटीय पवन फार्म से विद्युत उत्पादन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। डेनमार्क ने ऊर्जा द्वीप के संयुक्त उपयोग के लिए
पहले से ही नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम के साथ समझौता किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के आंकड़ों के अनुसार डिजिटल बैंकिंग से संबंधित साइबर सुरक्षा की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में कमी हुई है। दूसरा कथन है, इन साइबर सुरक्षा घटनाओं में नेटवर्क स्कैनिंग और जांच, वायरस, फिशिंग हमले और वेबसाइट हैकिंग शामिल थे। दोनों कथन में से कौन से सही कौन से गलत हैं? और आपका आंसर है आज 2। इसमें से केवल दूसरा कथन सही है आपका। और ये पूरी साइबर सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी गई, पूरा डेटा दिया गया, कितनी घटनाएं हुई, क्या हुआ है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आई होगी। जो वो एक क्वेश्चन था अर्थव्यवस्था वाला, जीडीपी वाला, तो उसको हम लोग जो भी कन्फ्यूजन उसको हम अगले वाले वीडियो में क्लियर कर देंगे कि उसमें क्या एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसको सीरीज ये लगातार चलती रहेगी, इसको हल करते रहिए आप लोग। ये पीसीएस, आरओ और हाईकोर्ट आरओ के लिए, एपीएस के लिए सबके उपयोगी है। तो सभी लोग इसको अच्छे से हल करें, पढ़ें, बढ़ें, आगे बढ़ें और अधिकारी बनें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।